अध्याय 1141। रोमिला ने आर्यन का गला घोंटा। जब तुम माफी मांगती हो तो तुम ईमानदार नहीं लगती, इसलिए मैं तुम्हें माफ नहीं करता, आर्यन ने कहा। वह महसूस कर सकता था कि रोमिला ईमानदार नहीं थी। रोमिला बहुत चिड़चिड़ी दिख रही थी। दादाजी आप देखिए, वह मुझे परेशान करने की कोशिश कर रहा है, रोमिला ने त्र्यंबक से शिकायत की। रोमिला तुम्हें किसी से माफी मांगने में अधिक ईमानदार होना चाहिए, त्र्यंबक ने आर्यन की मदद करते हुए कहा। रोमिला वास्तव में आग बोला थी। मैं अभी जो कुछ भी किया उसके लिए माफी मांगती हूं। रोमिला ने मजबूर होकर अधिक ईमानदारी से माफी मांगी। ठीक है, मैं तुम्हारी माफी स्वीकार करता हूं। मुझे उम्मीद है कि तुम भविष्य में इसे नहीं दोहराओगी, आर्यन ने उसे उपदेश देते हुए कहा। रोमिला केवल अपने दांत पीस कर रह गई। आर्यन, तुम बस देखते जाओ, वह बदला लेने की सोचने लगी। आर्यन रोमिला को इस हालत में देखकर मन ही मन खुश था। रोमिला, यह तो अभी शुरुआत है। मैं भविष्य में तुम्हें निश्चित रूप से भयानक चीजों का अनुभव कराऊंगा। आर्यन, क्या तुम्हें इस बूढ़े आदमी के घर जाने में कोई आपत्ति है? त्र्यंबक ने आर्यन को आमंत्रित किया। दादाजी, आप इस आदमी को आमंत्रित क्यों करना चाहते हैं? रोमिला ने तुरंत अपनी आवाज उठाई। रोमिला, मुझे उसके प्रति अपना आभार व्यक्त करना है, इसलिए मैं वह चुकाना चाहता हूं जो उसने तुम्हारे दादाजी के लिए किया था, त्र्यंबक ने कहा। रोमिला की अस्वीकृति को देखकर आर्यन ने जानबूझकर निमंत्रण स्वीकार कर लिया। ठीक है, मैं यह निमंत्रण स्वीकार करता हूं। हाँ, यह बहुत अच्छा है, तो चलिए चलते हैं। त्र्यंबक खुश दिखे। आर्यन, त्र्यंबक और रोमिला तुरंत शहर के केंद्र की ओर चल दिए जहां त्र्यंबक परिवार का निवास था। रोमिला को उनके साथ आने के लिए मजबूर होना पड़ा। वह रास्ते भर आर्यन से बदला लेने के तरीके सोच रही थी। कुछ ही पलों बाद त्र्यंबक आर्यन को शहर के केंद्र में एक भव्य इमारत में ले गए। आर्यन, यह इस बूढ़े आदमी का घर है। यह थोड़ा गरीब हो सकता है, लेकिन बेझिझक जैसा चाहो वैसा करो, त्र्यंबक ने विनम्रता से कहा। आर्यन अवाक रह गया क्योंकि घर बहुत विशाल और राजसी था। तुम यहां एक पल इंतजार करो, मैं जाकर वेटर को एक छोटी दावत तैयार करने के लिए सूचित करूंगा, त्र्यंबक ने आर्यन को आलीशान कमरे में बिठाते हुए कहा। आर्यन ने सिर हिलाया। रोमिला, तुम थोड़ी देर आर्यन के साथ रहो, दादाजी पहले जाएंगे, त्र्यंबक ने आदेश दिया। ठीक है दादाजी, मैं समझ गई, रोमिला मुस्कुराई। आखिरकार वह आर्यन के साथ अकेली थी। त्र्यंबक के जाने के कुछ ही पलों बाद रोमिला ने गुस्से में चिल्लाकर पुकारा। आर्यन, क्या बात है? आर्यन ने पूछा। रोमिला आर्यन के उदासीन व्यवहार से और भी अधिक चिड़चिड़ी हो गई। उसने अपना हाथ आर्यन की गर्दन की ओर बढ़ाया और उसका गला घोंटने लगी। अध्याय 1142। रोमिला की धमकी। तुम क्या कर रही हो? जल्दी मुझे छोड़ो, आर्यन ने रोमिला से उसे छोड़ने के लिए कहा। आर्यन को विश्वास नहीं हो रहा था कि रोमिला उसका इस तरह गला घोंट देगी। घटिया आदमी, तुम मेरे लिए मुसीबतें खड़ी कर रहे हो, इस बार मैं तुम्हें मार डालूंगी। रोमिला ने अपना सारा गुस्सा आर्यन पर निकाल दिया। वह वास्तव में आर्यन से चिढ़ी हुई थी। तुम पागल औरत हो, आर्यन ने कहा कि रोमिला एक पागल महिला थी। तुमने क्या कहा? आर्यन को अपना मजाक उड़ाते देख रोमिला और भी क्रोधित हो गई। रोमिला आर्यन द्वारा किए गए उपहास को माफ नहीं कर सकती थी। उसे उस आर्यन से बदला लेना ही था जिसने उसका मजाक उड़ाने का साहस किया था। रोमिला ने आर्यन की गर्दन पर अपनी पकड़ और मजबूत कर ली। वह आर्यन को और भी प्रताड़ित करना चाहती थी। धिक्कार है, यह औरत मुझे मारने की कोशिश करना चाहती है। आर्यन ने महसूस किया कि रोमिला की पकड़ मजबूत होती जा रही थी। यह महिला वास्तव में आर्यन को मारना चाहती थी। कोई मेरी मदद करो, यहां एक पागल औरत है जो मुझे मारना चाहती है, आर्यन काफी जोर से चिल्लाया। उसने बाहर के लोगों से मदद मांगी। अपने दिल की संतुष्टि तक चिल्लाओ, यह कमरा पूरी तरह से ध्वनिरोधी है। भले ही तुम मदद के लिए चिल्लाओ, कोई तुम्हें नहीं सुन पाएगा। रोमिला ने आर्यन को बताया कि इस जगह पर परतों में ध्वनि विसंवाहन, साउंड इंसुलेशन था, इसलिए आर्यन की आवाज बाहर नहीं पहुंच पाएगी। धिक्कार है, इस औरत को इसके बारे में पहले से पता होगा। आर्यन को एहसास हुआ कि उसे फंसाया गया था। यह स्पष्ट था कि रोमिला ने शुरू से ही इसकी योजना बनाई थी।
आर्यन को स्वीकार करना पड़ा कि रोमिला एक बहुत ही चतुर महिला थी। उसने बहुत जल्दी और परिपक्व योजना बनाई थी। अगर यह ऐसे ही चलता रहा तो यह औरत निश्चित रूप से मुझे मार डालेगी। आर्यन यह महसूस कर चुप नहीं रह सका। उसे रोमिला के खिलाफ कार्रवाई करनी ही थी। आर्यन ने रोमिला की ताकत को कमजोर करने के लिए पशन गॉडेस तकनीक का इस्तेमाल किया। वह इस महिला को बताना चाहता था कि वह कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे परेशान किया जा सके। आर्यन ने रोमिला के शरीर के एक हिस्से को छुआ। जब आर्यन ने ऐसा किया तो रोमिला को अपने शरीर में एक अजीब सा एहसास हुआ। रोमिला को महसूस होने लगा कि उसके पास जो ताकत थी वह अचानक गायब हो गई। उसका शरीर भी गर्म और बहुत असहज महसूस करने लगा। रोमिला को लगा जैसे हजारों चींटियां उसके शरीर पर रेंग रही हों। मुझे क्या हुआ है? रोमिला सोचने लगी कि उसे क्या हो गया है, वह ऐसी क्यों हो गई है। रोमिला ने जल्दी ही अपनी ताकत खो दी, यहां तक कि आर्यन की गर्दन पर उसकी पकड़ भी ढीली होने लगी। आर्यन ने इस अवसर का बहुत अच्छा फायदा उठाया। वह तुरंत रोमिला की पकड़ से दूर होने के लिए इस मौके का उपयोग करने लगा। एक हल्के से घुमाव के साथ आर्यन आखिरकार रोमिला की पकड़ से बच निकला। आर्यन ने उस हिस्से को सहलाया जहां रोमिला ने उसे पकड़ा था। यह औरत वाकई मेरे लिए मुश्किलें खड़ी कर रही है। आर्यन ने महसूस किया कि रोमिला वास्तव में उसके साथ पंगा ले रही थी, जिससे आर्यन को थोड़ा गुस्सा आया। तुम पागल औरत, तुम वास्तव में मुझे मारने की कोशिश कर रही हो, आर्यन ने असंतुष्ट स्वर में कहा। तुमने मेरे साथ क्या किया? रोमिला को लगातार महसूस हो रहा था कि उसका शरीर कमजोर और कमजोर होता जा रहा है, जिससे रोमिला घबरा गई। मैंने क्या किया? मैंने कुछ नहीं किया। क्या तुम ही वह नहीं थी जिसने पहले मुझे मारने की कोशिश की थी? आर्यन ने रोमिला से कहा। आर्यन ने रोमिला को एक दुष्ट मुस्कान दी। आर्यन ने जानबूझकर यह मानने से इनकार कर दिया कि उसने क्या किया था। वह जानबूझकर रोमिला को जो हुआ उससे डराना चाहता था। तुम बुरे आदमी। रोमिला ने आर्यन को फिर से कोसा। वह आर्यन के जवाब से असंतुष्ट दिखी। तुम हमेशा मुझे बुरा आदमी कहती हो, तो चलो मैं तुम्हें दिखाता हूं कि एक बुरा आदमी कैसा दिखता है। आर्यन रोमिला की बातों को और सहन नहीं कर सका। इस महिला की जुबान बहुत कड़वी थी। तुम क्या करने जा रहे हो? जल्दी रास्ते से हटो। रोमिला ने पीछे हटने की कोशिश की। आर्यन को अपने पास आते देख वह डर गई थी। रोमिला के आत्मविश्वासी होने का कारण यह था कि उसकी ताकत आर्यन से ऊपर थी। अब जबकि रोमिला की ताकत चली गई थी, तो रोमिला को आर्यन से खतरा महसूस हुआ। मैं तुम्हें भविष्य में अपने मास्टर के प्रति असभ्य न होने का थोड़ा सबक सिखाऊंगा, आर्यन ने रोमिला से कहा। आर्यन को रोमिला को प्रशिक्षित करना शुरू करना था। कहीं ऐसा न हो कि रोमिला भविष्य में एक अवज्ञाकारी सेवक बन जाए। पास मत आओ तुम निर्लज्ज आदमी। रोमिला इस बात से और भी डर गई कि आर्यन क्या करेगा। रोमिला को आभास हो गया था कि आर्यन के पास उसके लिए बुरी योजनाएं हैं। कोई मेरी मदद करो। रोमिला ने बाहर से मदद मांगने की कोशिश की। उसे उम्मीद थी कि कोई उसकी मदद करेगा। अपने दिल की संतुष्टि तक चिल्लाओ। इस कमरे में साउंड इंसुलेशन है, इसलिए तुम्हारी आवाज बाहर नहीं सुनी जा सकती। हा 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 हा, आर्यन ने एक दुष्ट हंसी के साथ कहा। आर्यन ने रोमिला के वही शब्द उसे वापस लौटा दिए जो उसने पहले कहे थे। इस बार आर्यन विजेता था, जबकि रोमिला हारने वाली थी। नहीं डॉट, नहीं डॉट, और पास मत आओ। रोमिला ने आर्यन से और पास न आने के लिए कहा। वह नहीं चाहती थी कि आर्यन उसके करीब आए। बहुत बुरा हुआ कि रोमिला आर्यन के करीब आने से नहीं रोक सकी। वह आर्यन के कदमों को नहीं रोक पाई। आर्यन इतनी दूर आ गया था, इसलिए वह यहां तक आने के बाद रुकना नहीं चाहता था। आर्यन, मैं तुम्हें चेतावनी देती हूं, अगर तुमने मुझे छूने की हिम्मत की तो जेड लोटस शिखर तुम्हें नहीं छोड़ेगा। आर्यन को रुकता न देख रोमिला ने अंततः आर्यन को डराने के लिए धमकियों का इस्तेमाल किया। आर्यन रोमिला की बात सुनकर रुक गया। रोमिला ने उसे जेड लोटस शिखर के नाम से धमकाने की कोशिश की थी। रोमिला ने देखा कि उसकी धमकी सुनकर आर्यन रुक गया। ऐसा लगा कि उसकी धमकी आर्यन को डराने में कामयाब रही। आर्यन, मैं तुम्हें एक मौका देती हूं, अगर तुम माफी मांगोगे और अपनी गलती स्वीकार करोगे तो यह युवा महिला तुम्हें जाने देगी। रोमिला ने अपना आत्मविश्वास वापस पा लिया। उसने अहंकार से आर्यन को उससे माफी मांगने के लिए कहा। हा हा हा, आर्यन यह सुनकर हंसा। रोमिला वास्तव में बहुत मजेदार थी। रोमिला ने सोचा था कि आर्यन उसकी धमकियों और झांसों से डर गया था। तुम बहुत प्यारी हो। क्या तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारी धमकियों और झांसों से डरता हूं?
आर्यन वास्तव में संतुष्टि के साथ हंसा। उसने रोमिला को बताया कि वह इस तरह की समस्याओं से नहीं डरता। रोमिला का चेहरा काला पड़ गया जब उसने देखा कि आर्यन उसकी धमकी से नहीं डरा। सुनो, अगर तुम यह मामला जेड लोटस शिखर को बताओगी तो वहां तुम्हारी प्रतिष्ठा निश्चित रूप से खत्म हो जाएगी। आर्यन रोमिला के पास पहुंचा। आर्यन ने रोमिला को बताया कि वह जो कुछ भी करेगी उसका असर जेड लोटस शिखर में उसकी अपनी प्रतिष्ठा पर पड़ेगा। रोमिला ने तुरंत आर्यन की कही बातों के बारे में सोचा। आर्यन ने जो कहा वह काफी हद तक सच था। अगर यह मामला शिखर को पता चला तो रोमिला की प्रतिष्ठा दांव पर लग जाएगी। रोमिला नहीं चाहती थी कि ऐसा हो। वह दूसरे लोगों को इस मामले के बारे में पता नहीं चलने दे सकती थी। भले ही रोमिला के पास वर्तमान में इस स्थिति से बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं था, लेकिन वह वर्तमान स्थिति में क्या करे, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। अध्याय 1143 सिटी लॉर्ड। आर्यन ने अपना हाथ रोमिला की ओर बढ़ाया। आर्यन का इरादा इस महिला को सबक सिखाने का था। रोमिला ने अपनी आंखें बंद कर लीं। वह आर्यन को खुद को छूने की कोशिश करते देख बहुत डर गई थी। रोमिला ने पहले ही अपने साथ होने वाली कुछ सबसे खराब स्थितियों की कल्पना कर ली थी। रोमिला ने कल्पना करना शुरू कर दिया कि आर्यन उसके साथ कुछ बुरा करने की कोशिश करेगा। जैसे ही आर्यन ऐसा करने वाला था, उसे अचानक किसी के आने का एहसास हुआ। कई लोगों को पास आते देख आर्यन ने तुरंत अपना हाथ पीछे खींच लिया। इस बार तुम बहुत भाग्यशाली हो, आर्यन ने रोमिला से कहा। रोमिला बहुत भाग्यशाली थी क्योंकि कोई इस तरफ आ रहा था। आर्यन तुरंत रोमिला से दूर चला गया और उससे दूरी बनाए रखने की कोशिश करने लगा। बिल्कुल सही समय पर त्र्यंबक वज्रदत्त वापस आ गए थे। त्र्यंबक वर्तमान में अपने साथ 2 पुरुषों और 2 महिलाओं को लेकर आए थे। त्र्यंबक इन चारों लोगों को लेकर दामवत कक्ष में आए। जैसे ही उन 5 ने दामवत कक्ष में प्रवेश किया, उन्होंने रोमिला को फर्श पर बैठे देखा, जबकि आर्यन इस समय इस स्थान पर उपलब्ध सीटों पर बैठा था। स्वाभाविक रूप से सभी को आश्चर्य हुआ कि वर्तमान में रोमिला को क्या हुआ था। रोमिला, तुम्हें क्या हुआ है? त्र्यंबक ने पूछा कि रोमिला को क्या हुआ था। वह जानना चाहते थे कि रोमिला उस तरह फर्श पर क्यों बैठी थी। दादाजी, पिता, माता, चाचा, चाची, आप लोग आखिरकार आ गए। यह व्यक्ति मुझे परेशान करने की कोशिश कर रहा है। रोमिला ने तुरंत आर्यन की ओर इशारा किया और सभी को आर्यन के बारे में बताया जिसने उसे परेशान किया था। इन 5 लोगों को आते देख रोमिला खुश थी। अब आखिरकार रोमिला के पास मजबूत समर्थन था। तुम क्या कह रही हो? मैंने तुम्हें कब परेशान किया? रोमिला को खुद को फंसाने की कोशिश करते देख आर्यन ने तुरंत अपना बचाव करने की कोशिश की। ऐसा कोई रास्ता नहीं था कि आर्यन ऐसा कुछ देखकर चुप रहे। तुम निर्लज्ज आदमी! आर्यन को अपना बचाव करते देख रोमिला ने तुरंत उसे डांटा। जो हो रहा था उसे देखकर हर कोई भ्रमित लग रहा था। वे नहीं जानते थे कि किस पर विश्वास किया जाए। दोनों के पास अपने अपने कारण थे। दादाजी, मुझ पर विश्वास करें, इस आदमी ने अभी मुझे परेशान किया है। रोमिला ने त्र्यंबक को यह समझाने की कोशिश की कि आर्यन ने अभी उसे परेशान किया था। क्या तुम्हारे पास कोई सबूत है कि मैंने तुम्हें परेशान किया? आर्यन ने पूछा कि क्या रोमिला के पास कोई सबूत है कि उसने उसे परेशान किया था। यह रोमिला के पास इसका कोई सबूत नहीं था। आर्यन ने अभी तक उसके साथ कुछ भी नहीं किया था। तुम इसे साबित नहीं कर सकती, आर्यन ने गर्व से कहा। आर्यन जानता था कि रोमिला के पास कोई सबूत नहीं है, इसलिए रोमिला उस पर ऐसा कोई आरोप नहीं लगा पाएगी। रोमिला ने अपने दांत पीस लिए। यह आदमी बहुत चालाक था। रोमिला इस तरह की चीजों में आर्यन की विरोधी भी नहीं थी। रोमिला, तुम्हारे बहानों के लिए इतना काफी है। तुम एक कोर शिष्या हो, वह तुम्हें कैसे परेशान कर सकता है? एक आदमी ने रोमिला से कहा। यह आदमी रोमिला के पिता थे जिनका नाम सुरेश था। पिता? वाह! रोमिला इसके साथ अवाक रह गई। सुरेश ने जो कहा वह सच था। निश्चित रूप से कोई भी विश्वास नहीं करेगा कि आर्यन उसे परेशान कर रहा था। धिक्कार है! मैं इस तरह एक बाहरी शिष्य से कैसे हार सकती हूं? रोमिला वास्तव में इस मामले के बारे में सोचे बिना नहीं रह सकी। रोमिला आर्यन से कैसे हार सकती थी, यह पूरी तरह से अनुचित था। रोमिला को आर्यन के बारे में अजीब लगने लगा। उसकी शक्ति अचानक उस तरह कैसे गायब हो सकती थी? रोमिला के लिए यह बहुत ही अजीब बात थी। रोमिला, तुम चुप क्यों हो? जल्दी से अपने पिता के इस प्रश्न का उत्तर दो। सुरेश ने रोमिला से पूछा। वह जानना चाहते थे कि रोमिला ऐसी क्यों थी। वाह, मैं बस फिसल गई थी।
रोमिला के पास कोई और विकल्प नहीं था, वह केवल एक और कारण ढूंढ सकती थी। अगर रोमिला ने इस मामले को जारी रखा तो यह निश्चित था कि वह आर्यन से हार जाएगी। आर्यन रोमिला की अपेक्षा से कहीं अधिक चालाक था। इस आदमी को संभालना उसके लिए काफी कठिन था। रोमिला को दूसरा मौका ढूंढना था। अभी रोमिला को पीछे हटना पड़ा। यह सुनकर सभी ने अपना सिर हिलाया। वे रोमिला द्वारा दिए गए बहानों पर विश्वास नहीं कर सके। एक साधक इस समय रोमिला जैसी गलती कैसे कर सकता था? रोमिला शर्मिंदगी को रोकते हुए केवल अपने दांत पी सकती थी। उसे अपने पूरे परिवार के सामने आर्यन द्वारा अपमानित किया गया था। हे। आर्यन अपने मन में संतुष्टि के साथ हंसा। रोमिला को इस स्थिति में देखकर आर्यन बहुत संतुष्ट था। भले ही आर्यन रोमिला को सबक सिखाने में विफल रहा, लेकिन कम से कम आर्यन उसके परिवार के सामने रोमिला का चेहरा खराब करने में कामयाब रहा। रोमिला, जल्दी उठो, चलो बैठते हैं और भोजन आने का इंतजार करते हैं। त्र्यंबक ने रोमिला से उठने और इस कमरे की कुर्सी पर बैठने के लिए कहा। रोमिला उठने लगी। उसे अभी भी थोड़ा कमजोर महसूस हो रहा था। उसकी ताकत अभी थोड़ी ही ठीक हुई थी। सभी लोग इस कमरे की मेजों पर बैठने लगे। त्र्यंबक ने भी सभी का परिचय आर्यन से कराना शुरू कर दिया। सबसे पहले त्र्यंबक ने सुरेश का परिचय आर्यन से कराया। त्र्यंबक ने आर्यन को बताया कि सुरेश शहर का स्वामी और रोमिला के पिता भी है, जबकि सुरेश के पास बैठी सुंदर महिला रोमिला की माता थी, जिनका नाम साक्षी था। वे दोनों पति पत्नी थे। त्र्यंबक ने आर्यन को बताया कि यदि उसे इस शहर में कोई परेशानी हो तो वह चीजों को सुलझाने के लिए शहर के स्वामी से मदद मांग सकता है। इस बीच अन्य दो लोग रोमिला की चाची और चाचा थे। चाची का नाम निकिता था और चाचा का नाम प्रवीण था। वे भी पति पत्नी थे। उन दोनों के बीच आर्यन ने प्रवीण की एक अप्रिय नजर महसूस की। आर्यन नहीं जानता था कि प्रवीण ने उसे इस तरह की नजर क्यों दी। आर्यन, मैं अपने पिता की मदद करने के लिए तुम्हें बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। सुरेश ने अपने पिता को अपराधियों के हाथों से बचाने के साथ साथ त्र्यंबक के घावों को भरने के लिए आर्यन को धन्यवाद दिया। चाचा, मुझे धन्यवाद देने की कोई आवश्यकता नहीं है, मैंने इसे अपनी पहल पर किया है, आर्यन ने सुरेश को उत्तर दिया। आर्यन, मैं तुम्हें एक उपहार दूंगा, बस मुझे बताओ कि तुम्हें क्या चाहिए। सुरेश ने आर्यन को उपहार देने का इरादा किया। पिता, आपने उसे उपहार क्यों दिया? उसे ऐसी चीज की जरूरत नहीं है। रोमिला ने तुरंत सुरेश द्वारा लिए गए निर्णय का विरोध किया। वह नहीं चाहती थी कि उसके पिता आर्यन को कुछ भी दें। रोमिला सही कह रही है, मुझे उस चीज की जरूरत नहीं है। आर्यन रोमिला की बात से सहमत हो गया। उसे ऐसी चीजों की जरूरत नहीं थी। आर्यन ने ईमानदारी से त्र्यंबक की मदद की थी। आर्यन लोगों की मदद करने के बदले कुछ भी लेना नहीं चाहता था। देखो, वह एक अच्छा आदमी है। त्र्यंबक ने कहा कि आर्यन एक अच्छा आदमी था। पिता, आप बिल्कुल सही है। सुरेश त्र्यंबक की बात से सहमत हुए। आर्यन एक बहुत ही दयालु व्यक्ति है। रोमिला का चेहरा काला पड़ गया जब उसने त्र्यंबक और सुरेश की बातें सुनी। उसे उम्मीद नहीं थी कि उसके पिता और दादाजी आर्यन की इस तरह प्रशंसा करेंगे। क्यों? अपने दिल में रोमिला चिल्लाने लगी कि वह हमेशा आर्यन से क्यों हार जाती है। यह आदमी हमेशा स्थिति को बहुत जल्दी पलट देता है। अध्याय 1144। भोजन में विष कीट के अंडे है। असल में मैं उन दोनों की जोड़ी बनाना चाहता हूं, लेकिन ऐसा लगता है कि वे एक दूसरे के साथ नहीं बनते, त्र्यंबक वज्रदत्त ने कहा। वह आर्यन और रोमिला का मेल कराना चाहते थे, लेकिन दुर्भाग्य से रोमिला और आर्यन एक दूसरे के साथ मेल नहीं खाते थे। दादाजी, आप क्या करने की कोशिश कर रहे हैं? रोमिला तुरंत अपनी सीट से उठ गई। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि वह त्र्यंबक से क्या सुन रही है। मैं सहमत हूं, प्यार एक दूसरे के प्रति नफरत से भी शुरू हो सकता है, साक्षी ने त्र्यंबक से कहा। साक्षी सहमत थी। उसे इसमें कोई आपत्ति नहीं थी। इसके अलावा उसकी बेटी शादी की उम्र में प्रवेश कर चुकी थी, इसलिए अपनी बेटी के लिए साथी ढूंढना ठीक था। मां, आप भी। रोमिला घबरा गई जब उसके परिवार ने इस तरह के एक बड़े मामले के बारे में बात की। वह आर्यन के साथ अपना मेल होना किसी भी तरह स्वीकार नहीं कर सकती थी। रोमिला लोकेश जैसे मजबूत और सुंदर पुरुष को पसंद करती थी। आर्यन जैसा आदमी रोमिला के लायक नहीं था। आखिरकार आर्यन केवल एक बाहरी शिष्य था। एक बाहरी शिष्य रोमिला के साथ कैसे मेल खा सकता था, जो एक उच्च श्रेणी की कोर शिष्या थी? यह एक असंभव मेल था। आर्यन, तुम्हारा क्या विचार है? सुरेश ने आर्यन से पूछा। वह आर्यन से जवाब चाहते थे कि वह उनकी बेटी के साथ जुड़ना चाहता है या नहीं।
मैं मना करता हूं। आर्यन ने उस स्थान पर मौजूद सभी लोगों से कहा कि उसने सुरेश के प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया है। आर्यन का जवाब सुनकर हर कोई हैरान रह गया। आर्यन ने त्र्यंबक और सुरेश के एक बहुत ही असाधारण प्रस्ताव को ठुकरा दिया था। अगर इनकी जगह कोई सामान्य पुरुष होता तो वे निश्चित रूप से तुरंत सिर हिला देते और इस प्रस्ताव को खुशी खुशी स्वीकार कर लेते। रोमिला एक ऐसी महिला है जिसका चेहरा काफी सुंदर है और उसकी पृष्ठभूमि भी अच्छी है। बाहर बहुत सारे पुरुष होंगे जो रोमिला को चाहते होंगे। साथ ही रोमिला जेड लोटस शिखर का हिस्सा थी जो अपनी सुंदरता के लिए बहुत प्रसिद्ध था, इसलिए कई पुरुष पर्दे के पीछे रोमिला की प्रशंसा करते थे। क्या रोमिला को भी अपनी बातों पर विश्वास नहीं हुआ जो उसने अभी आर्यन के मुंह से सुनी थी। इस आदमी ने उसे खुलेआम ठुकराने की हिम्मत की थी। अपने स्वभाव के बावजूद रोमिला संप्रदाय के शिष्यों के बीच काफी प्रसिद्ध थी, लेकिन अब उसे कोई ऐसा मिला जिसने उसे इतनी स्पष्ट रूप से ठुकरा दिया। रोमिला का गर्व बहुत टूट गया था। तुमने मना क्यों किया? सुरेश ने पूछा कि आर्यन ने उनके दिए गए प्रस्ताव को क्यों ठुकरा दिया। ऐसा इसलिए है क्योंकि मेरी पहले से ही एक बहुत ही सुंदर पत्नी है। आर्यन ने सुरेश को रोमिला को ठुकराने का कारण बताया। साथ ही आर्यन को रोमिला का स्वभाव पसंद नहीं था। यह महिला आर्यन को काफी बुरा सिरदर्द दे सकती थी। इसे स्वीकार करने के बजाय आर्यन रोमिला को अपना सेवक बनाना पसंद करेगा। आर्यन रोमिला को थोड़ा आज्ञाकारी होने के लिए प्रशिक्षित करना चाहता था। जब आर्यन ने यह कहा तो वह रोमिला की शत्रुता से भरी नजर महसूस कर सकता था। रोमिला इस समय एक बाघिन की तरह थी जो आर्यन का शिकार करना चाहती थी। अगर इस जगह पर कोई और नहीं होता तो शायद रोमिला पहले ही आर्यन पर झपट पड़ती। आर्यन इससे संतुष्ट था। आज वह रोमिला का मूड ऐसा बनाने के लिए पूरी तरह से संतुष्ट था। आर्यन रोमिला के साथ ऐसा दोबारा कब कर पाएगा? शायद ऐसा कुछ केवल इसी एक बार होगा। खाना कहाँ है? वेटर इतना समय क्यों ले रहे हैं? मुझे जाकर देखने दे कि वे क्या कर रहे हैं। प्रवीण कुर्सी से उठ गया। उसका इरादा दावत के प्रभारी नौकर को खोजने का था। जाओ, त्र्यंबक ने प्रवीण को जाने का इशारा किया। उन्होंने प्रवीण को नौकरों के काम को देखने दिया। त्र्यंबक आर्यन को इंतजार कराना पसंद नहीं करते थे। यही वजह थी कि त्र्यंबक चाहते थे कि प्रवीण जाकर देखे कि दासी तैयार है या नहीं। प्रवीण जल्दी से दावत कक्ष से बाहर निकल गया और नौकरों के कमरे की ओर चल दिया। भोजन के आने की प्रतीक्षा करते हुए त्र्यंबक ने आर्यन से कुछ बातें पूछीं। वह जानना चाहते थे कि आर्यन इतनी कम उम्र में इतना महान चिकित्सा कौशल कैसे प्राप्त कर सकता है। आर्यन ने अपने कौशल के बारे में थोड़ा बताया। उसने बताया कि उसने यह एक प्राचीन पुस्तक से सीखा है जो उसे गुरु वसंत ने दी थी। त्र्यंबक ने सिर हिलाया। उन्होंने रोमिला के सामने आर्यन की प्रशंसा करना जारी रखा। रोमिला खुश नहीं लग रही थी जब उसने अपने दादाजी को लगातार आर्यन की इस तरह प्रशंसा करते देखा। रोमिला पहले से ही आर्यन को नापसंद करती थी, इसलिए जब उसने अपने दादाजी को आर्यन की प्रशंसा करते देखा तो रोमिला को असहजता और जलन महसूस हुई। कुछ समय बाद प्रवीण वापस आया। उसने सभी को सूचित किया कि भोजन जल्द ही आने वाला है। कुछ मिनटों बाद वेटर कमरे में आए। वे कमरे में सभी के लिए बहुत सारे व्यंजन लेकर आए। सभी नौकरों ने तुरंत मेज पर व्यंजन रख दिए। बहुत जल्दी मेज उन व्यंजनों से भर गई जो खाने के लिए काफी स्वादिष्ट लग रहे थे। जब यह व्यंजन आया तो आर्यन ने अपने सामने के व्यंजनों को एक एक करके देखा। आर्यन की आंखों ने ध्यान से अपने सामने के व्यंजनों का निरीक्षण किया। आर्यन को आभास हुआ कि उसके सामने वाले व्यंजन में कुछ गड़बड़ थी। उसे इस भोजन में कुछ महसूस हुआ। ठीक है, सब लोग अभी शुरू करते हैं। त्र्यंबक ने आर्यन के लिए दावत शुरू करने के लिए सभी को आमंत्रित किया। वे सभी तुरंत मेज पर रखा भोजन लेने लगे और उसे खाने लगे। एक पल रुकिए। जैसे ही हर कोई अपने सामने का खाना खाने की तैयारी कर रहा था, आर्यन ने अचानक उन सभी को रोक दिया। क्या बात है? सभी ने तुरंत पूछा कि आर्यन ने उन्हें क्यों रोका। इस थाली में कुछ है। आर्यन ने सभी को बताया कि इस थाली में कुछ है। बेशक, थाली में खाना है। रोमिला ने सोचा कि आर्यन ने उन्हें किसी महत्वपूर्ण चीज के लिए रोका है, लेकिन जाहिर तौर पर यह व्यक्ति बस उसके सामने मजाक करना चाहता था। रोमिला ने मेज पर रखा खाना खाना जारी रखने का इरादा किया। चूंकि रोमिला ने अपने चेहरे पर घूंघट पहन रखा था, इससे रोमिला के लिए खाना थोड़ा मुश्किल हो गया था, लेकिन वह सार्वजनिक रूप से अपना घूंघट नहीं उतार सकती थी, खासकर उस आदमी के सामने जिसने उसे गुस्सा दिलाया था। मैं वह जानता हूं। मेरा मतलब यह है कि इस भोजन में विष कीट के अंडे हैं।
आर्यन ने सभी को बताया कि इस भोजन में एक विस्किट का अंडा था जो फूटने वाला था। क्या? यह सुनकर हर कोई चौंक गया। उन्होंने तुरंत वह खाना फेंक दिया जो वे लेने वाले थे। यहां तक कि रोमिला जो अपना खाना खाने वाली थी, उसने भी तुरंत खाना फेंक दिया। आर्यन ने जो कहा था, उससे रोमिला को इतनी घृणा हुई कि उसे लगभग उल्टी होने वाली थी जब उसे पता चला कि इस भोजन में एक विस्किट का अंडा है। तुम क्या बात कर रहे हो? प्रवीण ने पूछा कि आर्यन का क्या मतलब था। प्रवीण आर्यन की बात से नाखुश लग रहा था। अध्याय 1145 वज्रदत्त परिवार में अपराधियों को ढूंढना। हाँ, आर्यन तुम्हारा अभी का क्या मतलब था? रोमिला ने भी सवाल करना शुरू कर दिया। रोमिला आर्यन से स्पष्टता चाहती थी। मैंने तुमसे कहा था, इस भोजन में विस्किट के बीज है। आर्यन ने फिर से उस स्थान पर मौजूद सभी लोगों को समझाया। क्या तुम गंभीर हो? सुरेश ने पूछा कि क्या आर्यन वास्तव में इस मामले को लेकर गंभीर था। मैं गंभीर हूं, आर्यन ने बताया कि वह इस तरह की चीज के साथ मजाक नहीं कर सकता। यह कैसे संभव है? रोमिला को इस पर विश्वास नहीं हो रहा था। ऐसा कैसे हो सकता है? यह मानना असंभव था। जो हुआ उससे सभी को भ्रमित देख आर्यन ने परिद्वार के भंडारण कक्ष से एक सुई निकाली और सीधे अपने सामने के भोजन में चुभो दी। रोमिला और वहां मौजूद बाकी सभी लोगों ने तुरंत देखा कि आर्यन क्या कर रहा था। वे सभी समझ नहीं पा रहे थे कि आर्यन क्या कर रहा है। आर्यन ने अपनी सुई बाहर निकाली। जब आर्यन ने सुई खींची तो वहां एक छोटी काली वस्तु थी जो चावल के दाने के आकार की थी। उनके सामने के भोजन में ऐसी चीज देखना बहुत मुश्किल होता। तुम इसे देखो। आर्यन ने अपनी सुई पर मौजूद वस्तु दिखाई और सबको बताया कि यही वह विस्किट का बीज है जिसका उसका मतलब था। वह त्र्यंबक, वज्रदत्त और सुरेश अपनी आंखों के सामने मौजूद चीज पर विश्वास नहीं कर सके। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि उनके भोजन में ऐसा कुछ होगा। तुम कैसे यकीन से कह सकते हो कि यह विस्किट का बीज है? प्रवीण ने आर्यन से पूछा। उसे यकीन नहीं था कि यह वास्तव में वही था। यहां मौजूद किसी ने भी कभी नहीं देखा था कि विस्किट के बीज कैसे दिखते हैं, इसलिए उनके लिए यह सोचना अजीब नहीं था। तुम्हें विश्वास नहीं है? तो चलो मैं तुम्हें दिखाता हूं। आर्यन ने यह बताने का इरादा किया कि यह एक नन्हा विस्किट का बीज था। आर्यन ने फिर से भोजन में मौजूद विस्किट को लिया। इस बार उसने पहले की तरह सुई का उपयोग नहीं किया, बल्कि विस्किट के बीज को लेने के लिए अपनी हथेली का उपयोग किया। सभी ने उन अन्य विस्किट बीजों को देखा जिन्हें आर्यन निकालने में कामयाब रहा था। उनका आकार और सब कुछ पहले जैसा ही था। आर्यन ने अपनी हथेली पर विस्किट के बीज को रखा और अपनी गहन ऊर्जा बाहर निकालनी शुरू कर दी। जब आर्यन ने अपनी हथेली पर मौजूद विस्किट के बीजों को ऊर्जा दी, तो अचानक वे बीज चटकने लगे और फूट गए। छोटे छोटे विस्किट अपने खोल से बाहर आने लगे और अभी भी बहुत कमजोर दिख रहे थे। आह! रोमिला यह देखकर चिल्ला उठी। वह इस नज़ारे से घबरा गई थी। रोमिला के लिए यह काफी घृणित चीज थी। रोमिला को नहीं पता था कि अगर ऐसी घृणित वस्तु उसके शरीर में प्रवेश कर जाती तो क्या होता। यह बिल्कुल भयानक होता। रोमिला ने उसे चेतावनी देने के लिए मन ही मन आर्यन को थोड़ा धन्यवाद दिया। अगर आर्यन ने उसे पहले नहीं रोका होता तो परिणाम बहुत भयानक होते। रोमिला अब और नहीं सोच पा रही थी कि उसके साथ क्या होता। त्र्यंबक और सुरेश ने अपनी आंखों के सामने जो हो रहा था उसे देखकर अपनी भौहें चढ़ा लीं। उनमें से किसी को भी उम्मीद नहीं थी कि ऐसा कुछ होगा। इस स्थिति में कुछ बुरे लोग हैं जो उन सभी को नुकसान पहुंचाने के अवसर का लाभ उठाना चाहते हैं। यह उन सभी के लिए बहुत घातक बात है। ऐसा लगता है कि वह व्यक्ति अभी भी इस घर में है। सुरेश, जल्दी से उन सभी नौकरों को बुलाओ जो वहां है। निश्चित रूप से उनमें से किसी ने यह गंदा काम किया है। त्र्यंबक ने सुरेश से कहा कि वह तुरंत इस घर के सभी नौकरों को बुलाए। इस बार वह इस मामले को जाने नहीं दे सकते थे। अभी तक त्र्यंबक को वह व्यक्ति नहीं मिला था जिसने उनके साथ ऐसा किया था। उन्हें उस दुश्मन की पहचान करने में मुश्किल हो रही थी। अभी उन्हें पता चला था कि दुश्मन पास में ही होना चाहिए। यही वजह थी कि त्र्यंबक इस दुश्मन को छोड़ नहीं सकते थे। ठीक है, मैं अभी जाता हूं। सुरेश तेजी से सभी उपलब्ध नौकरों को खोजने चला गया। वह उस व्यक्ति को भागने नहीं दे सकता था जिसने यह किया है। सुरेश तुरंत घर के सभी नौकरों को खोजने गया। अपनी शक्ति के साथ उसने जल्दी से सभी नौकरों को इकट्ठा किया और किसी को भी उस स्थान से जाने नहीं दिया। सभी दासियों को रोमिला द्वारा बाहरी आंगन के सामने जल्दी से इकट्ठा किया गया। वे सभी जो हुआ उससे भ्रमित लग रही थीं। आर्यन, त्र्यंबक, रोमिला, निकिता, प्रवीण और साक्षी दामवत कक्ष से बाहर आए।
वे सभी अब दासियों के सामने खड़े थे। क्या आप जानते हैं कि मैंने आप सभी को इस स्थान पर क्यों बुलाया है? सुरेश ने अपने सामने मौजूद सभी नौकरों से कहा। नहीं जानते। सभी नौकरों को नहीं पता था कि शहर के स्वामी ने उन्हें क्यों बुलाया है। उन्हें अपनी गलती का पता नहीं था। मैंने तुम्हें यहां इसलिए बुलाया है क्योंकि तुम में से एक पर अपराध करने की कोशिश करने का संदेह है। सुरेश ने सभी को कारण बताया। वहां मौजूद सभी नौकर यह सुनकर हैरान रह गए। उन्हें इस मामले की जानकारी नहीं थी। मैं तुम्हें कबूल करने का एक मौका दे रहा हूं, अन्यथा मुझे गंभीर सजा देने के लिए दोष मत देना, सुरेश ने नौकरों से कहा। सुरेश ने विषकिट का बीज बोने वाले अपराधी को खुद कबूल करने के लिए कहा, अन्यथा वह खुद मामले का पता लगाएगा और बहुत कड़ी सजा देगा। सभी नौकर चुप थे। वे एक दूसरे की ओर देख रहे थे। उनमें से किसी को भी दोषी महसूस नहीं हो रहा था, इसलिए कोई भी इसे स्वीकार नहीं करना चाहता था। ठीक है, अगर तुम में से कोई इसे स्वीकार नहीं करना चाहता तो मैं तुम सबकी तलाशी लूंगा। सुरेश ने तलाशी शुरू कर दी। सुरेश ने अपने सामने मौजूद सभी नौकरों की तलाशी लेनी शुरू की। अपनी शक्ति के साथ उसने आसानी से नौकरों के शरीर पर वस्तुएं ढूंढ लीं। किसी भी नौकर ने विरोध नहीं किया। उनकी शक्ति सुरेश को हराने में सक्षम नहीं थी। सभी दासियों की तलाशी लेने के बाद सुरेश को एक बहुत ही अजीब वस्तु मिली। उसे एक छोटी बोतल मिली जो बहुत संदिग्ध लग रही थी। सुरेश ने यह बोतल ली और आर्यन को दी। वह जानना चाहता था कि क्या यह वही बोतल है जिसका उपयोग विषकिट के बीजों को रखने के लिए किया जाता है। आर्यन, तुम्हारा क्या विचार है? सुरेश ने आर्यन से पूछा। आर्यन ने सुरेश द्वारा दी गई बोतल की जांच की और आसानी से निष्कर्ष निकाला कि यह वास्तव में विषकिट के बीजों को रखने वाली बोतल थी। यह वास्तव में वही बोतल है। आर्यन ने सुरेश की ओर देखकर सिर हिलाया। यह सुनकर सुरेश ने तुरंत उस नौकर को घसीटा जिसके पास वह बोतल थी। मुझे बताओ, क्या तुम वही हो जिसने हमारे भोजन में विषकिट डाले थे? सुरेश ने दोषी नौकर से पूछा। वह उस पर बहुत क्रोधित लग रहा था। शहर के स्वामी, कृपया मुझे क्षमा करें। वह छोटा नौकर अपनी गलती के लिए सुरेश से माफी मांगने लगा। अध्याय 1146 विषकिट का विस्फोट। मुझे तुमसे माफी की जरूरत नहीं है। मुझे बस इस जानकारी की जरूरत है कि तुमने ऐसा क्यों किया। सुरेश को इस व्यक्ति से माफी की जरूरत नहीं थी। वह सिर्फ यह जानना चाहता था कि नौकर ने ऐसा काम क्यों किया। ऐसा इसलिए है क्योंकि मुझे ऐसा करने के लिए मजबूर किया गया था। एक बुरा व्यक्ति है जिसने मुझे और मेरे परिवार को धमकी दी है, नौकर ने सुरेश को बताया। तो फिर मुझे उस व्यक्ति का नाम बताओ जिसने तुम्हें धमकाया। सुरेश ने नौकर से उस व्यक्ति के बारे में बताने को कहा। सुरेश का सवाल सुनकर नौकर पसीने से तरबतर हो गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि इस सवाल का जवाब कैसे दे। तुम चुप क्यों हो? जल्दी मेरे सवाल का जवाब दो। नौकर को चुप और खोया हुआ देखकर सुरेश ने कहा। नौकर ने हल्का सा प्रवीण की ओर देखा। जब नौकर ने ऐसा किया तो प्रवीण ने नौकर की ओर बहुत ही तीव्र हत्यारी नजर से देखा। यह देखकर नौकर की हिम्मत तुरंत जवाब दे गई। उसने शहर के स्वामी को यह बताने का साहस नहीं किया कि क्या हुआ था। शहर के स्वामी, मैं उस व्यक्ति को नहीं जानता। उस व्यक्ति ने बहुत ही ढके हुए कपड़े पहने थे, नौकर ने सुरेश को बताया। तुम इस बारे में कैसे नहीं जान सकते? यह देखकर सुरेश को गुस्सा आ गया। शहर के स्वामी, कृपया मुझ पर विश्वास करें, मैं आपसे झूठ नहीं बोल रहा हूं, नौकर ने सुरेश से कहा। वह झूठ बोल रहा है। आर्यन अचानक आगे बढ़ा। उसने कहा। नौकर ने आर्यन की ओर देखा। उसे अपने सामने खड़े इस युवक की आकृति अपरिचित लगी। क्या यह व्यक्ति झूठ बोलने की कोशिश कर रहा है? सुरेश ने आर्यन से पूछा। बेशक, यह व्यक्ति आपसे झूठ बोल रहा है। वह निश्चित रूप से जानता है कि यह किसने किया है, लेकिन ऐसा लगता है कि उसे धमकी दी गई है जिससे वह बोलने में असमर्थ है। आर्यन ने सुरेश से कहा। मास्टर, मैं आपसे झूठ नहीं बोल सकता, नौकर ने आर्यन और सुरेश से कहा। चुप रहो, तुम्हें बोलने के लिए किसने कहा? सुरेश तुरंत उस नौकर पर झपट पड़ा जिसने अचानक आर्यन के साथ हो रही उसकी बातचीत को बीच में ही काट दिया था। यह सुनकर नौकर चुप हो गया। सुरेश द्वारा चिल्लाए जाने के बाद वह वास्तव में अवाक था। तो यह व्यक्ति वास्तव में अपराधी को जानता है और हमसे बात नहीं करना चाहता। सुरेश ने नौकर की ओर देखा। वह अपने सामने मौजूद इस नौकर से और भी घृणा करने लगा।
जल्दी मुझे बताओ कि यह किसने किया। मुझे तुम्हें बोलने के लिए मजबूर करने के लिए हिंसा का उपयोग न करने दें। सुरेश के पास आखिरकार अपने सामने खड़े नौकर को धमकी देने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा था। उसने धमकी दी ताकि उसके सामने खड़ा नौकर वह सब स्वीकार कर ले जो वह जानता था। शहर के स्वामी, कृपया ऐसा न करें। नौकर ने सुरेश से माफी मांगने की कोशिश की। वह वास्तव में मामला नहीं बता सकता था। तो तुम अभी भी स्वीकार करने से इनकार कर रहे हो, तो एक पूछताछ कक्ष तुम्हारे लिए उपयुक्त हो सकता है। यह देखकर कि यह आदमी अभी भी सवाल से बचने की कोशिश कर रहा है, सुरेश के पास उसे बोलने के लिए मजबूर करने के लिए कुछ कठोर तरीकों का उपयोग करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। यह सुनकर नौकर बहुत डर गया। पूछताछ कक्ष एक बहुत ही भयानक जगह है। जो भी उस जगह से बाहर आता है वह निश्चित रूप से एक बहुत ही भारी आघात का अनुभव करता है। गार्ड, जल्दी से इस व्यक्ति को ले जाओ। मुझे इस व्यक्ति से जानकारी चाहिए। सुरेश ने गार्ड को तुरंत इस नौकर को ले जाने के लिए कहा। शहर के 2 गार्ड तुरंत आए। वे दोनों तुरंत नौकर को पूछताछ कक्ष में ले जाने के लिए आगे बढ़े। नहीं, 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 मुझे दूर मत ले जाओ, नौकर पागलों की तरह चिल्लाया। उसने उन गार्डों से लड़ने की कोशिश की जो उसे इस जगह से दूर ले जाने वाले थे। दुर्भाग्य से नौकर गार्डों की तुलना में बहुत कमजोर था, इसलिए गार्डों द्वारा घसीटे जाने पर वह कोई सार्थक प्रतिरोध नहीं कर सका। ठीक है, ठीक है, ठीक है, मैं कहूंगा। अत्यधिक डर के कारण आखिरकार नौकर यह बताने के लिए तैयार हो गया कि उसे किसने आदेश दिया था। रुको। नौकर को यह स्वीकार करते देख कि अपराधी कौन था, सुरेश ने आखिरकार गार्डों को नौकर को छोड़ने का आदेश दिया। सुरेश द्वारा दिए गए आदेश के साथ दोनों शहर के गार्डों ने आखिरकार नौकर को छोड़ दिया। वे दोनों इस नौकर से दूर चले गए। जल्दी बताओ। सुरेश ने नौकर को आदेश दिया कि वह तुरंत उस व्यक्ति का नाम बताए जिसने उसके परिवार के साथ यह सब किया था। नौकर ने एक गहरी सांस ली। वह बताने ही वाला था कि उसे आदेश देने वाला अपराधी कौन था। जिस व्यक्ति ने मुझे आदेश दिया है वह है। जब नौकर उसे आदेश देने वाले अपराधी का नाम बताने ही वाला था, अचानक नौकर का शरीर सूज गया और बड़ा हो गया। इस विचित्रता को देखकर हर कोई चौंक गया। उन्हें अंदाजा नहीं था कि इस नौकर के साथ क्या हो रहा है। ओह! नौकर दर्द से चिल्लाने लगा। वह बहुत बुरा दिखने लगा था। आप सभी उससे दूर हो जाए। आर्यन ने सबको इस व्यक्ति से दूर जाने को कहा। आर्यन की चेतावनी सुनकर हर कोई तुरंत रास्ते से हट गया। वे सभी तुरंत उस नौकरानी से दूर चले गए जिसका शरीर गेंद की तरह फूल रहा था। उसे क्या हुआ? रोमिला सोचने लगी कि इस नौकर को क्या हुआ। यह नौकरानी अचानक गुब्बारे की तरह क्यों फूल गई? मदद! नौकरानी ने मदद मांगने की कोशिश की, लेकिन उसकी स्थिति अब संभव नहीं थी। वह पहले से ही मौत के कगार पर थी। धमाका! सबके सामने एक बहुत बड़ा विस्फोट हुआ। नौकरानी का शरीर टुकड़ों में फट गया। यह विस्फोट काफी बड़ा था। इसे वज्रदत्त परिवार के निवास के करीब के लोगों द्वारा महसूस किया जा सकता था। अभी हुए विस्फोट ने वज्रदत्त परिवार के निवास की सुरक्षा घेरे को हिला दिया। इस घटना से वज्रदत्त परिवार का सामने का आंगन तुरंत क्षतिग्रस्त हो गया। भाग्यवश आर्यन ने समय पर चेतावनी दे दी थी, इसलिए लोग खुद को बचाने में सक्षम रहे। क्या हुआ? त्र्यंबक, वज्रदत्त और सुरेश जो हुआ उससे चौंक गए। इस घटना का चश्मदीद अचानक उनकी आंखों के सामने फट गया। ऐसा लगता है कि उस आदमी का शरीर ही विषकिट बन चुका है, इसलिए जब वह विश्वासघात करता है तो विषकिट तुरंत फट जाता है। आर्यन ने सबको समझाया कि क्या हुआ था। यह भयानक है। रोमिला ने महसूस किया कि जो हुआ वह बहुत भयानक था। वह अपनी आंखों के सामने जो हो रहा था उससे बहुत डर गई थी। अगर विषकिट उसके शरीर में होता तो रोमिला भी शायद अभी उस नौकर की तरह फट जाती। यह कल्पना करना ही एक भयानक बात थी। इस सबके पीछे जो व्यक्ति है वह वास्तव में भयानक है। सुरेश ने महसूस किया कि इसके पीछे का व्यक्ति इतना डरावना है कि वह इस तरह का क्रूर काम कर सकता है। बहुत बुरा हुआ कि हम अपराधी का नाम नहीं जान पाए, भले ही हम उसके बहुत करीब थे। प्रवीण निराश दिखा, भले ही वह सच्चाई के करीब था। पिता, हमें क्या करना चाहिए? सुरेश ने त्र्यंबक से पूछा। स्थिति उसकी सोच से कहीं अधिक भयानक लग रही थी, इसीलिए सुरेश सलाह के लिए त्र्यंबक की ओर मुड़ा। इस मामले की जांच करो। त्र्यंबक चाहते थे कि सुरेश इस मामले की जांच करे। वे इस तरह के हत्या के मामले को नजरअंदाज नहीं कर सकते थे।
अध्याय 1147। दुश्मन के बारे में आर्यन का अनुमान। ठीक है पिता, मैं तुरंत किसी को इस मामले की जांच के लिए भेजूंगा, सुरेश ने कहा। वह तुरंत इस समस्या को सुलझाने के लिए अपने लोगों को भेजेगा। आर्यन, यह बूढ़ा आदमी इस बार जो हुआ उसके लिए माफी मांगता है, त्र्यंबक वज्रदत्त ने आर्यन से कहा। इस घटना के कारण त्र्यंबक आर्यन के उपकार का बदला नहीं चुका सके थे। माफी मांगने की जरूरत नहीं है। यह घटना हमारी इच्छा के विरुद्ध हुई, मैं इसे समझ सकता हूं, आर्यन ने उत्तर दिया। बहुत बहुत धन्यवाद, त्र्यंबक ने आर्यन का आभार व्यक्त किया। अब मैं चलता हूं, मुझे कुछ काम है। आर्यन को तुरंत वापस जाना था। आर्यन का मानना था कि सुरेश निश्चित रूप से पता लगा लेगा कि इस सब के पीछे कौन था। आर्यन अभी इस मामले में ज्यादा हस्तक्षेप नहीं करना चाहता था ताकि स्थिति नियंत्रण से बाहर न हो। यहां थोड़ा और रुक जाओ, त्र्यंबक ने आग्रह किया। क्षमा करें, लेकिन शायद अगली बार मेरा किसी के साथ मिलने का समय तय है, आर्यन ने मना कर दिया। वह अपनी पत्नी लया से मिलना चाहता था। ठीक है, तो रोमिला तुम्हें बाहर तक छोड़ आएगी, त्र्यंबक ने रोमिला को आदेश दिया। ठीक है, मैं करूंगी, रोमिला ने सिर हिलाया। रोमिला आर्यन को लेकर वज्रदत्त परिवार के निवास से बाहर निकली। रास्ते में रोमिला ने आर्यन से कुछ पूछना चाहा। आर्यन, मैं तुमसे कुछ पूछना चाहती हूं, रोमिला ने कहा। तुम क्या पूछना चाहती हो, आर्यन ने पूछा। क्या तुम जानते हो कि यह सब करने वाला व्यक्ति कौन है, रोमिला ने पूछा। तुम मुझसे क्यों पूछ रही हो, आर्यन ने सवाल किया। क्योंकि मुझे लगता है कि तुम इस बारे में कुछ जानते हो, रोमिला ने कहा। मैं केवल अनुमान लगा सकता हूं, इस सबके पीछे तुम्हारा कोई बहुत करीबी व्यक्ति है, आर्यन ने बताया। वह कौन है, कृपया मुझे बताओ, रोमिला ने पूछा। मुझे लगता है कि वह तुम्हारे चाचा है, वह थोड़े संदिग्ध लग रहे हैं, आर्यन ने प्रवीण पर संदेह जताया। असंभव, वह ऐसा कैसे कर सकते हैं, रोमिला को विश्वास नहीं हुआ। यह सिर्फ एक अनुमान है, मेरे पास इसे साबित करने के लिए कोई सबूत नहीं है, आर्यन ने स्पष्ट किया। तो यह अभी भी सिर्फ एक अनुमान है, रोमिला ने राहत की सांस ली। तुम्हें थोड़ा सावधान रहना चाहिए, दुश्मन ने पहले से कहीं बड़ी योजना तैयार की होगी, आर्यन ने चेतावनी दी। मैं निश्चित रूप से सावधान रहूंगी, रोमिला ने कहा। अब आर्यन के प्रति उसकी धारणा थोड़ी सुधर गई थी। ओह हाँ, मुझे तुम्हें कुछ बताना है, आर्यन ने कहा। वह क्या है, रोमिला ने पूछा। उस समय हमारी शर्त के बारे में, मैं निश्चित रूप से जीतूंगा और तुम्हें अपनी दासी बनाऊंगा, आर्यन ने मुस्कुराते हुए कहा। आर्यन, रोमिला गुस्से में चिल्लाई। आर्यन के प्रति रोमिला का नजरिया फिर से गिर गया। आर्यन वहां से भाग गया और उसकी हंसी रोमिला के कानों में गूंजती रही। बस देखते जाओ, रोमिला ने अपने दांत पीसे और घर के अंदर चली गई। वज्रदत्त परिवार के निवास से निकलने के बाद आर्यन तुरंत उपनगरों में अपने घर की ओर भागा। वह लया से मिलने के लिए बहुत उत्सुक था। मैं घर आ गया हूं, आर्यन ने लया से कहा। पति, क्या आप घर आ गए, लया तुरंत आई और उसने आर्यन का स्वागत किया। लया को अपना स्वागत करते देख आर्यन ने तुरंत उसे गले लगा लिया। लया ने उसके आलिंगन को स्वीकार किया। कुछ मिनटों के बाद लया ने आर्यन को छोड़ा। पति, मेरे साथ चलिए, लया आर्यन को एक जगह ले गई। पत्नी, तुम मुझे कहाँ ले जा रही हो, आर्यन ने पूछा। मेरे साथ आइए, मेरे पास आपके लिए कुछ है, लया ने कहा। आर्यन उत्साहित हो गया। उसे लगा कि लया उसे कोई सुखद उपहार देगी। वह उसे एक विशेष कमरे में ले गई। लया ने आर्यन को कमरे के अंदर ले जाकर दिखाया कि मेज पर बहुत सारा खाना सजाया गया था। पत्नी, यह क्या है, आर्यन ने पूछा। मैंने आपके लिए कुछ बनाने की कोशिश की है, मुझे उम्मीद है कि आप इसे चखेंगे। लया चाहती थी कि आर्यन उसके द्वारा बनाया गया भोजन चखे। आर्यन के चेहरे के भाव थोड़े बदल गए। उसे उम्मीद नहीं थी कि सरप्राइज सिर्फ खाना होगा। चलिए बैठिए, लया ने आर्यन को खींचकर बैठाया। मजबूर होकर आर्यन लया के साथ खाने की मेज पर बैठ गया और भोजन चखने के लिए खुद को तैयार करने लगा। अध्याय 1148 नलिनी परिद्वार के अंदर है।
चलो इसे चखो, मैंने इसे खास तुम्हारे लिए बनाया है। लया ने आर्यन से कहा कि उसने यह सब खास उसके लिए तैयार किया है। आर्यन ने अपने सामने की मेज की ओर देखा। उसे उम्मीद नहीं थी कि लया उसके लिए यह सब बनाएगी। उसने लया की ओर देखा जो उसकी ओर कोमलता से मुस्कुरा रही थी। आर्यन उसकी आंखों में ईमानदारी देख सकता था। यह सब देखने के बाद आर्यन के लिए इसे मना करने का कोई तरीका नहीं था। वह खुद को लया द्वारा बनाए गए भोजन को खाने से नहीं रोक सका। उम्मीद है कि यह सब खाने के बाद भी मैं स्वस्थ रहूंगा, आर्यन प्रार्थना करने लगा। उसे लया द्वारा पहले बनाया गया खाना याद था जिसका स्वाद बहुत खराब था, इसीलिए वह कल्पना कर रहा था कि इस बार भी भोजन अच्छा नहीं होगा। आर्यन ने एक निवाला लिया और लया द्वारा बनाए गए व्यंजनों में से एक को चखा। जब उसने एक छोटा निवाला खाया तो आर्यन ने पाया कि लया का खाना सामान्य स्वाद का था। इसमें पहले जैसी कोई विचित्रता नहीं थी। यह डिश स्पष्ट रूप से खाने योग्य थी। कैसा है? लया ने तुरंत पूछा कि आर्यन को उसका खाना पसंद आया या नहीं। अच्छा है, आर्यन ने जवाब दिया कि लया द्वारा बनाया गया भोजन पहले की तुलना में बहुत अधिक स्वादिष्ट था। इस बार लया के खाने को आर्यन बिना किसी अप्रिय स्वाद की चिंता किए शांति से खा सकता था। भगवान का शुक्र है, लया यह सुनकर खुश हुई। ऐसा लग रहा था कि उसने श्रेया के साथ मिलकर जो प्रशिक्षण लिया था वह व्यर्थ नहीं गया। आखिरकार वह कुछ ऐसा बनाने में सक्षम थी जिसे आर्यन खा सके। लया का श्रेया की क्षमताओं पर भरोसा और बढ़ गया। वह श्रेया से और भी बहुत कुछ सीखना चाहती थी जो उससे कहीं अधिक अनुभवी थी। चूंकि मेज पर खाना सामान्य था, आर्यन शांति से खा सका। उसने खाना खाते हुए अपने सामने बैठी लया के साथ थोड़ा प्यार भी जताया। लया आर्यन को खाना खाते देख काफी खुश थी। उसने आर्यन की थाली में और भी खाना परोसा। लया को नहीं पता था कि अपने पसंद के पुरुष के लिए खाना बनाना इतना सुखद काम हो सकता है। अगर उसे यह पहले पता होता तो वह बहुत पहले ही एक अच्छी पत्नी बनना सीख लेती। जल्दी ही आर्यन ने लगभग पूरी मेज खाली कर दी। उसने मेज पर रखा सारा खाना खत्म कर दिया। पत्नी, क्या तुम इस जगह रहने की आदी हो गई हो? आर्यन ने पूछा। मैं इसकी आदी हो रही हूं। हमारे पड़ोसी अच्छे हैं। ऐसा लगता है कि मेरी उनसे जान पहचान हो गई है, लया ने आर्यन से कहा। तुम्हारा मतलब श्रेया से है? आर्यन ने पूछा। हाँ, मेरी उससे काफी जान पहचान है। वह बातचीत करने के लिए एक आसान महिला है, लया ने आर्यन को बताया। लया की अब श्रेया के साथ अच्छी दोस्ती हो गई थी। अब कहा जा सकता था कि लया के पास उसके लिए एक उपयुक्त सहेली थी। मुझे खुशी है कि तुम श्रेया को जानने लगी हो। मुझे उम्मीद है कि जब मैं तुम्हारे साथ नहीं हूंगा तब वह तुम्हारी सहेली बनेगी। आर्यन यह सुनकर खुश हुआ। इस तरह आर्यन को लया को अकेला छोड़ते समय चिंता करने की जरूरत नहीं थी। ओह हाँ पत्नी, मैं तुम्हें कुछ देना चाहता हूं, आर्यन ने लया से कहा। पति, आप मुझे क्या देना चाहते हैं? लया यह जानने के लिए उत्सुक थी। अपनी आंखें बंद करो, आर्यन ने लया को अपनी आंखें बंद करने के लिए कहा। लया ने अपनी आंखें बंद कर लीं। आर्यन ने लया के लिए एक अंगूठी निकाली। यह अंगूठी स्वर्गीय देवी हीरा का उपयोग करके बनाई गई थी। अगर लया इसे पहनती तो उसकी सुंदरता और भी असाधारण हो जाती। आर्यन ने अपनी सभी पत्नियों को स्वर्गीय देवी हीरा दिया था, इसलिए यह अनुचित होता अगर वह लया को दूसरों की तरह स्वर्गीय देवी हीरा नहीं देता। लया ने महसूस किया कि आर्यन ने उसकी उंगली में अंगूठी डाल दी है। यह देखकर लया ने तुरंत अपनी आंखें खोली और देखा कि आर्यन ने उसे क्या दिया है। यह बहुत सुंदर है। लया ने तुरंत अपने हाथ की अंगूठी को छुआ। यह उसके द्वारा जीवन में देखी गई सबसे सुंदर चीज थी। मुझे उम्मीद है कि तुम्हें यह पसंद आएगा, आर्यन ने कहा। बेशक मुझे यह पसंद है, लया ने बताया कि आर्यन ने उसे जो दिया वह उसे बहुत प्रिय है। ओह हाँ, मेरा इरादा तुम्हें परिद्वार में प्रवेश करने की चाबी देने का है। क्या तुम इसे चाहती हो? आर्यन ने लया से पूछा। आर्यन का इरादा लया को उन 3 चाबियों में से एक देने का था जो परिद्वार में प्रवेश करने के लिए उपयोग की जा सकती थीं। आपका मतलब उस सुंदर जगह से है जो आपके पास है? लया ने पूछा। हाँ, आर्यन ने सिर हिलाया। बेशक मैं चाहती हूं, लया तुरंत मान गई। वह अपनी मर्जी से उस सुंदर जगह के अंदर और बाहर जाना चाहती थी। अवनी। आर्यन ने अवनी से परिद्वार में प्रवेश करने की चाबियों में से एक देने को कहा। ठीक है। अवनी समझ गई। अवनी ने परिद्वार में प्रवेश करने की 2 चाबियों में से एक लया को दे दी।
वर्तमान में केवल 2 चाबियां बची थीं। एक आर्यन ने पहले ही प्रिया को दे दी थी, जबकि दूसरी अब लया को दे दी गई थी। इसका मतलब था कि आर्यन के पास अभी भी एक और चाबी बची थी जिसे वह नहीं जानता था कि किसे देना है। लया के हाथ पर एक परी का निशान बन गया। इससे लया अपनी मर्जी से परी द्वार तक पहुंच सकती थी। पति, क्या अब मैं परी द्वार में प्रवेश कर सकती हूं? लया ने पूछा। तुम कोशिश क्यों नहीं करती? आर्यन ने लया को प्रयास करने के लिए कहा। लया ने अपना मन एकाग्र किया और उसका शरीर प्रकाश की एक किरण में बदल गया और परी द्वार में प्रवेश कर गया। उसके अंदर जाने के बाद आर्यन भी तुरंत परी द्वार में चला गया। अब आर्यन और लया परी द्वार में प्रवेश कर चुके थे। यह काम कर गया। लया इस सफलता से प्रसन्न लग रही थी। आर्यन लया के व्यवहार को देखकर मुस्कुराए बिना नहीं रह सका। मास्टर, नलिनी आपको ढूंढ रही है। अवनी अचानक आर्यन और लया के पास आई और बताया कि नलिनी आर्यन को खोज रही है। ओह, तो नलिनी यहाँ है। क्या संयोग है, मैंने उसे लंबे समय से नहीं देखा है। आर्यन यह सुनकर उत्साहित हो गया। सुंदर देवी नलिनी को देखे हुए आर्यन को काफी समय हो गया था। अध्याय 1149। दुनिया की सबसे नरम चीज में चेहरा छिपाना। पत्नी, मेरे साथ आओ, मैं तुम्हें अपनी एक पत्नी से मिलवाता हूं। आर्यन ने लया को नलिनी से मिलने के लिए आमंत्रित किया। ठीक है, लया ने सिर हिलाया। वह आर्यन की पत्नियों में से एक से मिलने के लिए बेताब थी। लया जानना चाहती थी कि आर्यन की पत्नी कैसी होगी। आर्यन और लया ने अवनी का पीछा किया। वे दोनों वहां गए जहां नलिनी थी। ऐसा हुआ कि नलिनी परिद्वार के अंदर के बगीचे में थी। यह जगह अक्सर आर्यन की सभी महिलाओं द्वारा आराम करने के लिए उपयोग की जाती थी। और वर्तमान में नलिनी चाय पीते हुए अपने हाथ में किसी चीज को देख रही थी। नलिनी बेहद खूबसूरत लग रही थी। वह वास्तव में एक अत्यंत सुंदर सुंदरी थी। वह गॉड रेल्म की 4 सुंदर देवियों में से एक थी। इसलिए यह आश्चर्य की बात नहीं थी कि नलिनी की हर हरकत पुरुषों को मंत्रमुग्ध कर सकती थी। दूसरी ओर, लया ने नलिनी की ओर देखा। उसने एक बेहद खूबसूरत महिला को देखा। यह महिला देवी कहलाने के योग्य थी। कितनी सुंदर है! क्या यह आर्यन की पत्नी है? लया अपनी आंखों के सामने मौजूद महिला की पहचान के बारे में सोचने लगी। यह महिला बहुत सुंदर थी, जिसने लया को काफी हैरान कर दिया। लया को उम्मीद नहीं थी कि आर्यन के पास उससे मुकाबला करने वाली इतनी सुंदर महिला होगी। यह कुछ ऐसा था जिसकी लया कल्पना भी नहीं कर सकती थी। लया को अपनी सुंदरता पर काफी भरोसा था और उसका मानना था कि वह आर्यन की पत्नियों के साथ प्रतिस्पर्धा कर सकती है। हालांकि नलिनी को देखने के बाद, जो बहुत सुंदर और ग्लैमरस थी, लया ने अपना इरादा छोड़ दिया। वह नलिनी के सामने थोड़ा हीन महसूस कर रही थी। साथ ही इस महिला की शक्ति बहुत अधिक थी, जो लया की उम्मीदों से कहीं ज्यादा थी। ऐसा लगता है कि मेरे पति मेरी कल्पना से कहीं ज्यादा शक्तिशाली है। उनके पास वास्तव में इतनी सुंदर महिला है। आर्यन के प्रति लया का नजरिया थोड़ा बदलने लगा। अब लया आर्यन की क्षमताओं को समझने लगी थी। लया का मानना था कि आर्यन के पास अभी भी नलिनी जैसी सुंदर महिलाएं होंगी। उसे इस बात का पूरा यकीन था। आर्यन अपने सामने नलिनी को देखकर बहुत उत्साहित लग रहा था। उसे इस सुंदर देवी को देखे हुए काफी समय हो गया था। नलिनी! आर्यन नलिनी की ओर भागा, जो अपनी चाय पी रही थी। वह अपने सामने मौजूद इस सुंदरी को गले लगाने के लिए और इंतजार नहीं कर सकता था। नलिनी आर्यन की आवाज सुनकर तुरंत मुड़ी और आर्यन की ओर देखने लगी, जो उसकी ओर आ रहा था। हूँ, पति! नलिनी ने आर्यन की ओर देखा, जिसने वर्तमान में अपना रूप बदल लिया था। वर्तमान आर्यन नलिनी को काफी अजीब लग रहा था। आर्यन का रूप वास्तव में अजीब था। उसने अपनी सुंदरता छिपाने के लिए खुद को ऐसा बनाया था। यह मानसी का विचार था, इसीलिए आर्यन के पास मानसी के विचार को मानने के अलावा कोई चारा नहीं था। आर्यन नलिनी के सामने आया और उसने तुरंत नलिनी के शरीर को गले लगा लिया। पत्नी, मुझे सच में तुम्हारी बहुत याद आई। आर्यन ने नलिनी को गले लगाया। लगभग 2 महीने तक नलिनी को न देख पाने के बाद आखिरकार आर्यन अपनी सुंदर देवी को फिर से गले लगाने में सक्षम था। नलिनी आखिरकार आर्यन के आलिंगन की गर्माहट महसूस कर सकी। वह आखिरकार आर्यन से मिलकर बहुत खुश थी। आर्यन और नलिनी ने एक दूसरे को गले लगाया। वे दोनों अपने आसपास के लोगों की परवाह किए बिना एक दूसरे से लिपटे रहे। अवनी और लया केवल वही देख सकते थे जो आर्यन और नलिनी कर रहे थे। उनमें से कोई भी उनके इस पल को खराब नहीं करना चाहता था। लगभग 10 मिनट तक बहुत आत्मीयता से गले मिलने के बाद
आखिरकार दोनों अलग हुए। पति, आपके रूप को क्या हुआ है? नलिनी ने तुरंत पूछा कि आर्यन अब ऐसा क्यों दिख रहा है। नलिनी को अभी आर्यन के इस रूप की आदत नहीं थी। यह मानसी की वजह से है। उसने मुझे इस तरह दिखने के लिए कहा था। आर्यन ने नलिनी को बताया कि वह ऐसा क्यों दिख रहा है। पुच्ची। नलिनी यह सुनकर खिलखिलाकर हंसने लगी। नलिनी को उम्मीद नहीं थी कि मानसी आर्यन को इस तरह दिखने के लिए मजबूर करेगी। तुम क्यों हंस रही हो? अपने पति पर इस तरह मत हंसो। आर्यन ने नलिनी को खुद पर हंसते देख थोड़ा मुंह बना लिया। आर्यन वास्तव में ऐसा नहीं करना चाहता था, लेकिन मानसी के आग्रह के कारण उसे ऐसा करने के लिए मजबूर होना पड़ा। मुझे उम्मीद नहीं थी कि मानसी तुम्हारे साथ ऐसा करेगी। नलिनी अपनी मुस्कान नहीं रोक सकी। यह सुंदर देवी इतनी खूबसूरती से मुस्कुराई कि इसे देखने वाला कोई भी पुरुष तुरंत मूर्ख बन सकता था। आर्यन नलिनी की सुंदरता से मंत्रमुग्ध था। क्या तुम्हें मानसी मिल गई? नलिनी ने पूछा कि क्या आर्यन को मानसी मिली या नहीं। मानसी ने अभी भी आर्यन के साथ अपने रिश्ते को पूरी तरह से स्वीकार नहीं किया था, इसलिए नलिनी जानना चाहती थी कि क्या आर्यन मानसी से अपना रिश्ता स्वीकार करवाने में कामयाब रहा है। अभी तक नहीं। उस महिला के पास जाना मुश्किल है, इसलिए मुझे वह अभी तक नहीं मिली है। शायद मैं सीनियर मानसी को पाने के लिए किसी समय के बारे में सोचूंगा, आर्यन ने कारण बताया। फुफुफू, तो ऐसी बात है। नलिनी यह सुनकर मुस्कुराई। ऐसा लगता है कि मानसी अभी भी जिद्दी है और आर्यन के साथ अपने रिश्ते को स्वीकार नहीं करना चाहती है। आर्यन साहसपूर्वक व्यवहार करने लगा। उसने अपना चेहरा उस दरार में रगड़ना शुरू कर दिया जो बहुत नरम थी। आर्यन वास्तव में इसका आनंद ले रहा था। वह इन दो बहुत नरम वस्तुओं के बीच अपना चेहरा छिपाकर बहुत खुश था। आर्यन ने खुद को इस दुनिया की दो सबसे नरम चीजों के बीच डूबा हुआ महसूस किया। नलिनी उसके साथ जो हो रहा था उससे बिल्कुल भी नाराज नहीं थी। उसने अपना हाथ बढ़ाया और आर्यन के सिर को सहलाना शुरू कर दिया। नलिनी अभी जो कर रही थी वह अपने प्यारे बच्चे की देखभाल करने जैसा था। आर्यन जो महसूस कर रहा था वह इस दुनिया के सभी पुरुषों की इच्छा होती है। सभी पुरुष वैसा ही महसूस करना चाहते हैं जैसा आज आर्यन महसूस कर रहा था। नलिनी, तुम सब कहाँ थीं? मुझे तुम्हारी बहुत याद आई। आर्यन ने पूछा कि नलिनी कहाँ गई थी। आर्यन उस महिला को याद कर रहा था जो इतने समय से उसके पास थी। आर्यन अब अपनी सभी महिलाओं के लिए तड़प महसूस कर रहा था। वह उस हंसी को याद कर रहा था जो सभी महिलाएं उसके साथ साझा करती थीं। वे सभी तुम्हारे योग्य बनने के लिए कड़ी मेहनत कर रही है, इसलिए शायद फिलहाल तुम उनसे नहीं मिल पाओगे। नलिनी ने आर्यन को बताया कि प्रिया और अन्य लोग उसकी मदद करने के लिए वास्तव में कड़ी मेहनत कर रहे हैं। तुम सब वास्तव में कहाँ अभ्यास कर रही हो? आर्यन ने पूछना शुरू किया कि नलिनी आर्यन की सभी महिलाओं को कहाँ प्रशिक्षित कर रही है। वे सही हाथों में प्रशिक्षण ले रही है। जब तुम उनसे मिलोगे तो वे निश्चित रूप से शक्तिशाली महिलाएं बन जाएंगी और तुम्हारे साथ मिलकर लड़ सकेंगी, नलिनी ने आर्यन से कहा। नलिनी ने आर्यन को स्पष्ट विवरण नहीं दिया। नलिनी नहीं चाहती थी कि आर्यन चिंता करे और उसके अभ्यास पर असर पड़े। अध्याय 1150। आज रात मुझे तुम्हारी जगह लेने दो। खैर, अगर वे सुरक्षित हाथों में है तो मैं इससे खुश हूं। आर्यन इस बात से प्रसन्न था कि प्रिया और अन्य लोग सुरक्षित हाथों में थे। उसे उम्मीद थी कि वे ठीक होंगे और उन्हें कोई समस्या नहीं होगी। पति, आपकी प्रगति कैसी चल रही है? नलिनी ने पिछले 2 महीनों के दौरान आर्यन के विकास के बारे में पूछा। हाँ, मैं पिछली बार की तुलना में काफी बड़ा हुआ हूं। आर्यन ने नलिनी को बताया कि पिछली बार मिलने के बाद से वह काफी आगे बढ़ चुका है। क्या आपको अपने खेती के स्तर को बढ़ाने में कोई कठिनाई हो रही है? नलिनी ने पूछा कि क्या आर्यन को अभ्यास में कोई समस्या आ रही है। हाँ, मुझे थोड़ी मुश्किल हो रही है। मुझे महसूस होता है कि अपने वर्तमान स्तर को बढ़ाना मेरे लिए कठिन होता जा रहा है। आर्यन ने सिर हिलाया और नलिनी को अपनी कठिनाइयों के बारे में बताया। आपका अभ्यास अब डिवाइन ट्रिब्यूलेशन रेल्म के चरण में है, इसलिए यदि आपको खेती में थोड़ी बाधा का अनुभव होता है तो यह अजीब नहीं है, यह स्वाभाविक है। मेरी सलाह है कि आपको अपने लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। उस तरह से आप दिव्य क्लेश को पार कर सकते हैं और उच्च स्तर पर आगे बढ़ सकते हैं, नलिनी ने आर्यन से कहा। नलिनी ने आर्यन को कुछ सुझाव दिए और उसे एक संकेत दिया। आपका क्या मतलब है? आर्यन समझ नहीं पाया कि नलिनी का क्या तात्पर्य था। वह अभी भी इस बारे में थोड़ा भ्रमित था। आपका एक मुख्य लक्ष्य है,
एन नलिनी ने आर्यन से पूछा। हाँ, मैं अपनी महिलाओं को बचाना चाहता हूं और एक बड़ा हरम बनाना चाहता हूं, आर्यन ने नलिनी से कहा। आर्यन ने नलिनी को अपना असली उद्देश्य बताया। पति, आप बहुत ईमानदार है। नलिनी आर्यन को देखकर मुस्कुराई। उसने सोचा कि आर्यन इस मामले में बहुत सच्चा है। आर्यन अभी भी पहले जैसा ही था। वह जो चाहता था उसके बारे में बहुत ईमानदार था, यहां तक कि नलिनी के सामने ऐसी बातें कहते हुए उसे शर्म भी नहीं आई। उसने नलिनी के सवाल से बचने की कोशिश नहीं की और संक्षेप में अपने लक्ष्य का जवाब दिया। नलिनी आर्यन के उद्देश्य को समझ सकती थी। आर्यन के पास प्राचीन यांग शरीर था, जिसका अर्थ था कि वह कई महिलाओं के साथ रहने के लिए नियत था। इसलिए नलिनी के लिए आर्यन का हरम बनाने का कारण तर्कसंगत था। आपके शरीर की समस्या फिर से तो नहीं उभरी? नलिनी ने आर्यन से पूछा। नलिनी आर्यन की स्थिति के बारे में थोड़ी चिंतित थी, इसीलिए वह परिद्वार के अंदर आर्यन से मिलने आई थी। उन्हें आर्यन को छोड़े हुए 2 महीने हो गए थे। अगर आर्यन को किसी महिला की यिन ऊर्जा नहीं मिलती, तो उसकी स्थिति बहुत गंभीर हो सकती थी। तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। मैं उन महिलाओं से इसकी पूर्ति कर सकता हूं जिनसे मैं मिलता हूं। आर्यन ने नलिनी को बताया कि वह 9 इमोर्टल पीक संप्रदाय की महिलाओं से यिन ऊर्जा प्राप्त कर सकता है। शुक्र है, मुझे लगा कि आप किसी गंभीर संकट में हैं। नलिनी ने राहत की सांस ली। हे, दूसरी तरफ मेरे पास कोई है जो हमेशा उस समस्या में मेरी मदद करता है। आर्यन ने नलिनी को बताया कि उसके पास कोई है जो हमेशा उसकी सहायता करता है। वह कौन है? नलिनी ने पूछा कि आर्यन किसका जिक्र कर रहा है। वाह! आर्यन ने लया की ओर इशारा किया जो उन दोनों से कुछ ही दूरी पर खड़ी थी। नलिनी ने तुरंत उस दिशा में देखा जहां आर्यन इशारा कर रहा था। जब नलिनी ने वहां देखा, तो उसने 2 बड़े नरम तरबूजों वाली एक काफी सुंदर महिला को देखा। मुझे उम्मीद नहीं थी कि आपको ऐसी सुंदर देवी मिल गई होगी, नलिनी ने प्रशंसा भरे लहजे में कहा। उसे उम्मीद नहीं थी कि आर्यन को लया जैसी सुंदर महिला मिल गई होगी। नलिनी के लिए आर्यन वह व्यक्ति था जिसके पास दुनिया भर की सुंदर महिलाओं को फंसाने वाला रडार था। हे, आर्यन नलिनी की प्रशंसा से खुश होकर हंसा। लया, यहां आओ, आर्यन ने लया को अपने पास आने के लिए कहा। आर्यन की आवाज सुनकर लया तुरंत उसके पास आई और उसके ठीक बगल में खड़ी हो गई। नमस्ते, मैं लया हूं, आपसे मिलकर खुशी हुई। एक कोमल मुस्कान के साथ लया ने नलिनी से अपना परिचय दिया। हे, आपसे मिलकर भी खुशी हुई, मैं नलिनी हूं। लया की कोमल मुस्कान देखकर नलिनी ने भी उतनी ही गर्मजोशी से उसका स्वागत किया। दोनों महिलाओं ने एक दूसरे की ओर देखा। दोनों एक दूसरे के बारे में जानकारी तलाश रही थीं। नलिनी ने लया के बारे में जानना शुरू किया। वह देख सकती थी कि लया एक कोमल महिला थी और उसके पास असाधारण उच्च शक्ति थी। दूसरी ओर लया को नलिनी की पहचान के बारे में पता चला। यह महिला बहुत सुंदर थी और लया जानना चाहती थी कि वह कहां से आई है और आर्यन की पत्नी कैसे बनी। क्या तुमने इतने समय तक अपने पति का ख्याल रखा है? नलिनी ने लया से पूछा। नहीं, बल्कि उन्होंने मेरा ख्याल रखा है। मैं उनकी प्रतिद्वंद्वी नहीं हूं। लया ने सिर हिलाया और नलिनी को बताया कि आर्यन ने ही उसकी देखभाल की है। फुफुफु, मैं समझ सकती हूं कि तुम कैसा महसूस करती हो। नलिनी तुरंत समझ गई कि लया क्या कह रही थी। नलिनी खुद जानती थी कि आर्यन कितना शक्तिशाली था, इसलिए लया के लिए अकेले आर्यन का सामना करना मुश्किल होना कोई अजीब बात नहीं थी। तुम्हें आर्यन के लिए कुछ और बहाने ढूंढ लेनी चाहिए, वरना तुम्हें आर्यन से मुकाबला करने में बहुत कठिनाई होगी, नलिनी ने लया के कान में फुसफुसाते हुए कहा। नलिनी की बात सुनकर लया का चेहरा तुरंत लाल हो गया। नलिनी वास्तव में बहुत अच्छी तरह जानती थी कि आर्यन कैसा है। मैं समझ गई। मैं कुछ ऐसी महिलाओं को ढूंढने की कोशिश करूंगी जो मेरी मदद कर सकें। लया ने नलिनी को सिर हिलाकर सहमति दी। यह बहुत अच्छा है। मुझे उम्मीद है कि तुम ऐसा जल्द ही करोगी, नलिनी ने लया से कहा। नलिनी चाहती थी कि लया जल्द ही ऐसा करे ताकि उसे अकेले इस तरह की परेशानी न झेलनी पड़े। ऐसा नहीं था कि नलिनी को लया की क्षमताओं पर भरोसा नहीं था। समस्या यह थी कि आर्यन एक ऐसा राक्षस था जिसे हराना बहुत मुश्किल था। नलिनी का मानना था कि अकेली लया आर्यन को संभालने में सक्षम नहीं होगी। लया लगातार सिर हिलाती रही। वह एक कनिष्ठ की तरह लग रही थी जो वर्तमान में एक वरिष्ठ से सुझाव प्राप्त कर रही थी। आर्यन को इस बात का अंदाजा नहीं था कि नलिनी और लया किस बारे में बात कर रही थीं।
तुम वास्तव में बहुत थकी हुई लग रही हो, तो फिलहाल मुझे तुम्हारी जगह लेने दो। नलिनी ने कहा कि वह फिलहाल लया की जगह लेगी। सच में? आपका बहुत बहुत धन्यवाद। यह सुनकर लया बहुत खुश दिखी। आखिरकार वह आज रात चैन से आराम कर सकती थी। नलिनी यह देखकर मुस्कुराई। ऐसा लग रहा था कि लया अकेले आर्यन को संभालते संभालते सच में थक गई थी। तो फिर मैं पति को आपको सौंपती हूं। मैं इस जगह के आसपास देखना चाहती हूं। लया ने आर्यन को नलिनी को सौंप दिया और खुद वहां घूमने निकल गई। क्या तुम सच में अकेले जाना चाहती हो? आर्यन ने लया से पूछा। मुझे उसके साथ जाने दो। अवनी ने कहा कि वह लया के साथ जाएगी।